नमस्कार साथियों। कल जो आप लोगों को होमवर्क दिया गया था मेंस वाले ग्रुप में क्वेश्चन लिखने के लिए जीएस पेपर फिफ्थ का उसको तो हमने आपको पीडीएफ फॉर्मेट में पहले ही उपलब्ध करवा दिया है। ये प्रारूप की कैसे क्या करना है, फिर भी थोड़ा सा मैंने सोचा मतलब वीडियो के माध्यम से भी इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन मैंने दिया है कि उत्तर प्रदेश में स्थित हड़प्पा स्थलों की पहचान कीजिए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित हड़प्पा स्थलों की पहचान कीजिए। मतलब हड़प्पा स्थलों की पहचान से आशय यह है कि हड़प्पा स्थल उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, उनका विवरण आपको अपने उत्तर में देना है। लेकिन क्योंकि ये केवल 8 अंक में देना है, 8 अंक में देना है, यानी कि 125 शब्द में देना है, तो हम बहुत लंबा मतलब लेख इसके लिए नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल संक्षिप्त में इसका उत्तर हमको देना है। तो संक्षिप्त में उत्तर देने के लिए देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 शब्दों में आप इसका परिचय लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 15-20 शब्दों में, या कह लीजिए कि 10 से 15 शब्द में ही आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे। तो ये 2 पॉइंट तो यहाँ निकल गया। अब देखिए, जितना अंक होता है कोशिश करना चाहिए उतने फैक्ट या उतने पॉइंट हम अपने उत्तर में लिखें। तो 2 पॉइंट तो यहाँ निकल गया। अब आपके पास बचे 6 पॉइंट। तो 6 पॉइंट में उत्तर प्रदेश में स्थित हड़प्पा स्थलों का विवरण आपको देना है। तो उसके लिए एक सारगर्भित आप परिचय लिखिए। जैसे मैंने एक उदाहरण देकर यहाँ समझाया है कि पाकिस्तान तथा भारत के विभिन्न राज्यों में विस्तृत हड़प्पा सभ्यता के अनेक स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में भी स्थित थे, जिनका विवरण निम्न है। ठीक है, तो अगर देखिए, पाकिस्तान और भारत का यहाँ जिक्र हमने क्यों किया, जबकि ये प्रश्न में नहीं पूछा गया है। इसका जिक्र इसलिए यहाँ किया गया क्योंकि इससे ये पता चलता है कि हमको विषय की समझ है, हमें विषय का जिस टॉपिक पे क्वेश्चन आया है उस टॉपिक पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। एग्जामिनर को ये लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान और भारत में ही हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। तो हड़प्पा सभ्यता में जब पाकिस्तान और भारत का जिक्र आप परिचय में एक लाइन में कर देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप विषय को अच्छे से समझ रहे हैं। इतना ही परिचय लिखना है, इससे ज़्यादा परिचय आप नहीं लिख सकते, क्योंकि आपके पास केवल 125 शब्द हैं। अब आगे आप क्या करेंगे कि उपर्युक्त प्रकार से परिचय लिखने के पश्चात यूपी के प्रमुख हड़प्पाई स्थलों की हेडिंग डालते हुए उनका संक्षिप्त विवरण दे देंगे। जैसे आलमगीरपुर है, बड़गांव है, हुलास है। ठीक है, ऐसे 3-4 हड़प्पाई स्थल हैं जिनका जिक्र आप अपने उत्तर में कर सकते हैं। ठीक है, उन हड़प्पाई स्थलों का जिक्र आप अपने उत्तर में अच्छे से करिए। और हड़प्पाई स्थलों का जिक्र करते समय हमें फैक्ट अधिक से अधिक डालने हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, फैक्ट अधिक से अधिक डालने हैं। ठीक और फैक्ट अधिक से अधिक डालने के लिए, जैसे सहारनपुर में जो है आपका हुलास था, बड़गांव है। ठीक है, मुजफ्फरपुर में मंडी है, सॉरी मुजफ्फरपुर नहीं, मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरपुर बिहार में, मुजफ्फरनगर में मंडी है। आलमगीरपुर में मेरठ में आलमगीरपुर है। ठीक है, बागपत में सोथी और सोनौली है। तो इन सबको जो है आप क्या कर सकते हैं कि एक हेडिंग डालिए, आलमगीरपुर। अब ये कहाँ स्थित था, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वतम स्थल था। मृदभांड मनके चित्र आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और ये कहाँ पे स्थित है, तो मेरठ में स्थित है। ठीक है, अगर इतना आप लिख देंगे तो पर्याप्त हो जाएगा। बड़गांव हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण से संबंधित स्थल है। 200 × 200 मीटर का एक भवन यहाँ प्राप्त हुआ है। बड़गांव है कहाँ, तो बड़गांव और हुलास जो है सहारनपुर में है, सहारनपुर जिले में है। ठीक है, तो इसको यहाँ आप ऐसे लिख देंगे तो विषय की समझ का इससे पता चलेगा। मंडी कहाँ है, ठीक है, मंडी कहाँ है, मुजफ्फरनगर में है। तो मुजफ्फरनगर में मंडी है, इसके विषय में आप 2-3 फैक्ट डाल सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार बागपत में सोथी और सोनौली है, तो उसकी चर्चा कर दीजिए। देखिए, जब 125 शब्द में लिखना है तो हमें बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं बनानी है, या बहुत ज़्यादा बेमतलब की चीज़ें नहीं लिखनी, हमें अधिक से अधिक फैक्ट डालने हैं अपने क्वेश्चन में, आंसर में। अगर आप अधिक से अधिक फैक्ट डालेंगे तभी आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, और एक काम आप कर सकते हैं,
एक काम और कर सकते हैं कि आप यूपी का मैप बना दें, ठीक है, यूपी का मैप बना दें, ठीक। और उसके बाद यूपी का मैप बनाने के बाद, यूपी का मैप बनाने के बाद जो है आप जो है लोकेशन दिखा दें। जैसे मान लीजिए कि ये हुलास है, यहाँ पे हुलास हो गया, ठीक। और इसी तरीके से आप मुजफ्फरपुर में दिखा दें कि यहाँ पे जो है मंडी है, मंडी है, ठीक। इसी प्रकार से आप जो है क्या बोलते हैं, मेरठ में आलमगीरपुर दिखा दें। तो ऐसे जब मैपिंग बना के सभी स्थानों की आप लोकेशन दिखा देंगे, और ध्यान दीजिएगा जब मैप बनाते हैं पेपर लिखते समय, उत्तर लिखते समय, तो इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर देते हैं। जब आप इतना काम कर देंगे तो आपका उत्तर पूर्ण हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आप जो है निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि उपयुक्त के अतिरिक्त नसीरपुर, मानपुरा, कैराना जैसे अनेक हड़प्पाई स्थल भी यूपी के विभिन्न जिलों में स्थित है। इससे एक प्रमुख हड़प्पाई राज्य होने का पता चलता है। तो इससे क्या होगा कि आपने एक फैक्ट की जानकारी दे दी है परिचय में, ठीक। 3, 4, 5 फैक्ट आपने डाल दिए अपने मतलब उत्तर के मेन पार्ट में, और फिर आपने निष्कर्ष लिख दिया, मैप बना दिया। तो इससे क्या है, 8 अंक का हमारा क्वेश्चन है। तो कम से कम 6 अंक का काम तो हमने कर ही दिया है, मतलब न्यूनतम 6 अंक तो हमको मिल ही जाएंगे। और किसी भी मतलब यूपीपीसीएस के किसी भी पेपर में अगर 8 में से 6 अंक आपको मिल रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि प्राचीन काल में अयोध्या के सांस्कृतिक महत्व पर टिप्पणी लिखना है हमको, ठीक है। प्राचीन काल में अयोध्या के सांस्कृतिक, जैसे एक क्वेश्चन आया था, कई बार पूछा जा चुका है कि प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालिए, ठीक है, प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व पर टिप्पणी लिखिए। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में अयोध्या के सांस्कृतिक महत्व पर टिप्पणी लिखना है। तो ध्यान देना है कि वर्तमान में अयोध्या में क्या हो रहा है, इससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं, हमें प्राचीन काल में अयोध्या का क्या महत्व था इसका विवरण देना है। तो देखिए, इसका भी एक सामान्य परिचय आप लिखेंगे कि अयोध्या का प्राचीन नाम साकेतपुरी था। वेदों में ईश्वर का नगर नाम से विख्यात इस पौराणिक नगर के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन निम्न आधार पर किया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ भी परिचय में हमने 2 फैक्ट दे दिया कि अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था, ठीक है, और इसको किस नाम से पुराने पौराणिक समय में जाना जाता था। तो 2 फैक्ट आपने यहीं डाल दिए, ठीक है। अब आपको एक फैक्ट आप कम से कम देंगे निष्कर्ष में, 3 फैक्ट हो गया। अब बाकी के 5 फैक्ट आपको डालने हैं अपने उत्तर के मेन पार्ट में। अब इन 5 फैक्ट में जो है अयोध्या को, जैसे रामायण काल में अयोध्या का क्या महत्व था, रामायण काल में अयोध्या का क्या महत्व था उसके विषय में लिख दीजिए। भगवान राम की नगरी से विख्यात है, भगवान राम से पहले भी यहाँ मतलब तमाम राजा हुए, प्रतापी राजा हुए, हरिश्चंद्र, राजा दिलीप, उन सब में 1-2 का वर्णन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अयोध्या की राजधानी क्या थी, ठीक है, अयोध्या की राजधानी क्या थी, अयोध्या का मतलब सांस्कृतिक महत्व कितना महत्वपूर्ण था, कहाँ तक ये विस्तृत था, उसको आप लिख सकते हो। इसके अलावा आप बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित लोगों के लिए भी अयोध्या प्रसिद्ध रहा, जैसे श्रावस्ती प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अयोध्या में तमाम मतलब जो वो जैन तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से 1-2 लोग ऐसे हैं कि जो अयोध्या से संबंधित रहे हैं, उनकी चर्चा आप कर सकते हैं। तो विस्तार में या बीच में आप कम से कम 3 से 4 फैक्ट या 5 फैक्ट डालिए जो इन सब चीज़ों को कवर कर रहा हो। उसके बाद जब आप निष्कर्ष पे आएंगे तो प्राचीन समय में अयोध्या के पौराणिक महत्व को समझते हुए वर्तमान में सरकार द्वारा किए जा रहे जीर्णोद्धार आदि को बताते हुए उत्तर पूर्ण करें, ठीक है। मतलब अयोध्या का प्राचीन समय से ही महत्व रहा है, अयोध्या प्राचीन समय से ही काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। देखिए, एक फैक्ट तो बहुत बढ़िया आप यही डाल सकते हैं कि अयोध्या शहर में ही स्थित नंदीग्राम भरत कुंड है एक स्थान, नंदीग्राम भरत कुंड। तो नंदीग्राम भरत कुंड क्या है, नंदीग्राम भरत कुंड क्या है, ये मतलब राजा भरत की तपोस्थली रही है, ठीक है। तो इसका क्या पौराणिक महत्व है, इसको आप निष्कर्ष में लिख सकते हो,
एक फैक्ट में, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में मतलब अयोध्या के सांस्कृतिक महत्व को समझते हुए सरकार द्वारा अयोध्या के जीर्णोद्धार के लिए या अयोध्या शहर के मतलब पर्यटन अनुकूल बनाने के लिए सरकार जो है क्या क्या प्रयास कर रही है। जैसे सोलर सिटी की वहाँ स्थापना की गई है, वहाँ प्रसिद्ध राम मंदिर का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है, ठीक है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तो इन चीज़ों को निष्कर्ष में आप डाल देंगे तो इससे क्या होगा, आपका उत्तर काफ़ी कह दीजिए कि वजन वाला हो जाएगा, काफ़ी प्रभावी हो जाएगा। और यहाँ भी आपको लगभग 6 अंक कम से कम मिल ही जाएंगे। जो जो चीज़ें मैंने बताई अगर उनको आप क्रमबद्ध रूप से सजा ले जाते हैं, डाल देते हैं तो ठीक। आप जब इन प्रश्नों का उत्तर लिखने बैठिए, क्योंकि अभी आप परीक्षा के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना कि परीक्षा में बैठे हैं, तो जब इन प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आप बैठिए तो पहले 1 से 1.5 पेज में आप अपने नोट्स बना लिया करिए कि हमको क्या क्या डालने हैं अपने आंसर में। उसके बाद आप अपने आंसर को फ्रेम किया करिए, ठीक है। यही सही तरीका है सीखने का। सभी टॉपिक पे बैठ के एक नोट्स तैयार करिए शार्ट में, सभी क्वेश्चन जो 5 पूछे गए हैं उसके बाद उनको लिखने की कोशिश करिए, तो आपका उत्तर काफ़ी प्रभावी होगा। अभी आप यहाँ सीख रहे हैं, लिखने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए नोट्स पहले तैयार करके फैक्ट इकट्ठा करके लिखने में कोई बुराई नहीं है। तीसरा प्रश्न हमारा आ जाता है कि प्रागैतिहासिक काल में उत्तर प्रदेश के महत्व की चर्चा कीजिए। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल में उत्तर प्रदेश का क्या महत्व था, इसके विषय में पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ भी आप एक फैक्ट डाल देंगे परिचय में, 15-20 शब्दों में आप परिचय लिखेंगे बेहद शार्ट में। एक लाइन में प्रागैतिहासिक काल की परिभाषा लिख दें, ठीक है। उसके बाद सीधे यूपी के महत्व पर आ जाएं, ठीक। एक लाइन में अगर आप प्रागैतिहासिक, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल शब्द आया है तो इसको परिभाषित करना जरूरी है, तो प्रागैतिहासिक काल क्या था उसका विवरण आप दे दीजिए परिचय में। उसके बाद सीधे आ जाइए कि पूरा पाषाण काल में, जैसे उत्तर प्रदेश से पूरा पाषाणिक कालीन कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल के पूरा पाषाण से संबंधित स्थल जो है यहाँ कौन कौन से प्राप्त हुए हैं उनकी चर्चा आप कर दीजिए, ठीक। और जैसे बेलन घाटी हो गया, कालपी हो गया, सिंगरौली हो गया, चकिया हो गया, लोहदा नाला हो गया, ठीक है। और चापर चापिंग संस्कृति हो गया, इन सब की चर्चा जो है पूरा पाषाण काल से संबंधित है, तो आप कर दीजिए इनको गूगल वगैरह की मदद लेकर के इनका नोट्स एक अच्छा तैयार कर लीजिए पूरा पाषाण काल से संबंधित। फिर मध्य पाषाण काल पे आ जाइए, तो मध्य पाषाण कालीन जो स्थल रहे हैं जैसे सराय नाहर रहा है, महदहा रहा है, दमदमा रहा है, चोपनी मांडो रहा है। इसी तरीके से नव पाषाण कालीन स्थल पे आ जाइए। नव पाषाण काल में जैसे लोहरा देव है, ठीक है, तो यहाँ से नव पाषाण कालीन स्थल के साक्ष्य मिले हैं। आखेटक संग्राहक एवं पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं। तो जब एक फैक्ट आपने इसमें डाल दिया परिचय में, और फिर आपने क्या किया कि कम से कम 5 फैक्ट आपने डाल दिए अपने इन हेडिंग्स के तहत। एक हेडिंग ये डालेंगे 3 फैक्ट यहाँ हो जाएगा, एक हेडिंग ये डालेंगे तो कम से कम 2 फैक्ट यहाँ हो जाएगा, और 2 फैक्ट यहाँ हो जाएगा। तो इससे आपका उत्तर पूर्ण हो जाएगा। और फिर 10 से 15 शब्दों में निष्कर्ष लिखते हैं कि मतलब उत्तर प्रदेश भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य ही नहीं बल्कि प्रागैतिहासिक काल से ही एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल होने के नाते मतलब आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये आपका निष्कर्ष हो जाएगा। तो आपने मतलब यहाँ भी आपका उत्तर पूरा हो गया, यहाँ भी आपको कम से कम 6 अंक मिल जाएंगे। जितना मैं बता रहा हूँ इतना अगर कर लेंगे तो साइड में आप यूपी का मैप बना दीजिए, कुछ प्रमुख स्थलों को दिखा दीजिए कि दमदमा कहाँ रहा है, सराय नाहर कहाँ रहा है, ठीक है। और क्या बोलते हैं ये नव पाषाण कालीन जो स्थल रहा है लोहरा देव, ये कहाँ रहा, इन सबको दिखाना बहुत आसान है मैप में। तो थोड़ा सा मैप गूगल वगैरह की मदद लेके ये मैप में आप दिखा सकते हैं, तो ये भी आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आ जाते हैं जो 200 शब्दों में हमको उत्तर लिखने हैं उनके।
ऐसे दिया गया प्राचीन काल में 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों पर प्रकाश डालिए। तो 16 महाजनपद का जिक्र आया है, तो 16 महाजनपदों की जानकारी हमें किन ऐतिहासिक साक्ष्यों से पहले मिलती है, परिचय में उनको लिख दीजिए कि 16 महाजनपदों की जानकारी अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय से मिलती है और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलती है। तो जब आप ये दो चीज़ लिख देंगे परिचय में, तो आपका परिचय काफ़ी प्रभावी हो जाएगा और 10 से 15 शब्दों में आपका ये परिचय आ भी जाएगा। ठीक है, 10 से 15 शब्द में आपका परिचय आ भी जाएगा। उसके बाद आप क्या करिए, विस्तार में यूपी में लिख दीजिए कि यूपी में कुल 8 महाजनपद थे, 8 महाजनपद थे। ठीक है, उन 8 महाजनपदों को एक एक हेडिंग डालते हुए एक एक लाइन में या दो लाइन में उनको एक्सप्लेन कर दीजिए और एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ बॉक्स में यूपी का मैप बनाइए और उसमें सभी 8 महाजनपदों को दिखा दीजिए। ठीक, उसके बाद निष्कर्ष लिख दीजिए कि महाजनपद काल में उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व को 1-2 लाइन में लिख दीजिए कि महाजनपद काल में जैसे उत्तर प्रदेश में काशी था, उत्तर प्रदेश में मथुरा था, उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती था। तो ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते थे प्राचीन काल में। काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य यहाँ मतलब हुए जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया। तो निष्कर्ष में अगर 1-2 फैक्ट ये डाल देंगे तो आपका निष्कर्ष भी पूरा हो जाएगा। तो चूंकि ये उत्तर हमको 200 शब्द में लिखना है, तो यहाँ हमें बहुत ज़्यादा शब्द सीमा नियंत्रित नहीं करना है। सभी महाजनपदों के विषय में कम से कम 3 फैक्ट आपको जरूर डालने हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप काशी के विषय में लिख रहे हैं तो काशी के विषय में कम से कम 3 फैक्ट जरूर डालिए। ठीक है, आप मथुरा के विषय में लिख रहे हैं, सूरसेन के विषय में लिख रहे हैं, तो कम से कम 3 फैक्ट आप जरूर डालिए। ठीक है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, तो उसके विषय में कम से कम 3 फैक्ट उस समय क्या था जरूर डाल दीजिए। तो ऐसे जब आप डाल देंगे तो आपका ये उत्तर भी पूरा हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना है कि 200 शब्द में है, तो कम से कम हम मान लेते हैं कि 1 फैक्ट हमारा परिचय में हो जाएगा, 1-2 फैक्ट निष्कर्ष में हो जाएंगे। ये 12 अंकों का क्वेश्चन है तो हमको 12 फैक्ट कम से कम देने हैं। तो क्योंकि हमको 8 महाजनपदों की हेडिंग डालना है तो 12 फैक्ट तो हो ही जाएंगे। तो 12 अंक का है तो कम से कम 12 फैक्ट हमारे उत्तर में आ जाने चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है, चर्चा करें। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म क्या है, 1 लाइन में आप बता दीजिए, 1 लाइन में बता दीजिए। और उत्तर प्रदेश कैसे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण रहा है, ये मतलब बताने में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे स्थल हैं जो बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। श्रावस्ती हो गया, अयोध्या हो गया, आपका कुशीनगर हो गया, आपका देवरिया हो गया, आपका बस्ती हो गया, तो ये सब प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रहे हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इन स्थलों का क्या योगदान रहा है, हेडिंग डालते हुए या मतलब फैक्ट लिखते हुए, उदाहरण स्वरूप इन स्थलों को लिखते हुए। ठीक है, जैसे कि भगवान बुद्ध ने जो है सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। ठीक है, सारनाथ रहा है। श्रावस्ती में उन्होंने वर्षा काल में सबसे ज़्यादा समय कहाँ बिताया, श्रावस्ती में बिताया। ठीक है, कुशीनगर में क्या हुआ, उनका जन्म स्थान जो लुम्बिनी है वो भी भारत नेपाल सीमा पर सिद्धार्थ नगर में पड़ता है। तो ये सब चीज़ें एक क्रम में लिखते हुए आप डाल सकते हैं, विस्तार में हेडिंग डालते हुए लिखते हुए चले जाएं। और फिर निष्कर्ष में बता दें कि बौद्ध स्थलों का मतलब उत्तर प्रदेश बौद्ध स्थलों के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार तमाम बौद्ध स्थलों के संरक्षण से संबंधित प्रयास कर रही है। उनमें जैसे बौद्ध सर्किट का विकास करना एक महत्वपूर्ण उदाहरण इसका है। ठीक है, तो निष्कर्ष में आप जब ये लिख देंगे तो ये हो जाएगा कि आपको केवल प्राचीन बौद्ध स्थलों के विषय में जानकारी ही नहीं है, बल्कि प्राचीन बौद्ध स्थलों के संरक्षण से संबंधित सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है वो भी आपको बहुत अच्छे से मालूम है। ठीक है, तो ये 12 अंक का आपका क्वेश्चन है।
तो 12 अंक में कम से कम आपको 8 से 9 अंक जरूर मिल जाएंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अगर आप लिखते हैं तो सबसे पहले जैसे बौद्ध धर्म का परिचय दीजिएगा, उसके बाद फिर लुम्बिनी के विषय में लिख दीजिएगा क्योंकि ये उनका जन्म स्थल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आप सारनाथ के विषय में लिख दीजिएगा, ठीक है, जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। उसके बाद आप श्रावस्ती के विषय में लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप बस्ती के विषय में लिख दीजिएगा, बस्ती, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करिएगा, कुशीनगर के विषय में लिख दीजिएगा जहाँ उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, ठीक है। तो जब आप इतना क्रमागत रूप में डाल देंगे तो इससे क्या पता चलेगा कि आपको बहुत अच्छे से इसकी भी जानकारी है। और इसमें भी आप एक किनारे पर यूपी का मैप बना के इन प्रमुख बौद्ध स्थलों को आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी आंसर राइटिंग करनी है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, लिखना आ जाएगा। लिखना बिल्कुल कठिन नहीं है। जब तक आप लिखते नहीं हैं, जब तक आप पेन नहीं उठाते हैं, तभी तक लगता है कि लिखना बहुत कठिन है। जिस दिन आप पेन उठा लेंगे, लिखना शुरू कर देंगे और इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरीके से एक माइंड मैप बना के आप लिखेंगे तो आपकी कॉपी बहुत अच्छी हो जाएगी। एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप मतलब देखिए, समझिए और फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।